ढंग का आदमी, शायद ऐसे ही किसी आदमी की तलाश मुझे भी तो है, पर ऐसे आदमी को चुनने का कोई पैमाना भी तो नहीं है। आदमी भी तो यूं ही ढंग की औरत तलाशते हैं और उसके पैमाने सुंदर, मृदभाषी, सहुड़ी, सेवा भाभी, गृहकार में दक्ष, और हाँ, अगर कमाती हो तो सोने पर सुहागा। और आदमी नाम रानी, यथा नाम तथा काम वाली कहावत उस पर लागू नहीं हो सकती। मेरे घर को अगर मिला लिया जाए तो कुल 4 घरों में काम करती है। दिन रात धूप छाँव में काम करते करते साफ रंग भी तवाई हो गया था उसका, और आवाज़ मीठी होते हुए भी कठोर हो गई थी। वह मैं को हमेशा मारी बोलती। मातृभाषा तो लोगों के घर काम करते करते कब का दरकिनार कर चुकी। अगर नहीं करती तो उसके और उसके नियुक्तों के बीच काम चलता भी कैसे। उम्र यही होगी कोई 30 साल, शादी के बंधन में बंधी या नहीं, कई बार सवाल कौनता जरूर। कारण शादीशुदा होने का कोई चिन्ह, सिंदूर, मंगलसूत्र आदि कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर क्या पता आधुनिक स्त्रियों की तरह उसे भी फैशन के विपरीत लगता हो। लेकिन फिर खुद को यह याद दिलाते हुए कि श्रेष्ठ लोग दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते, मैं अपने सवालों को जब्त कर लेती। लेकिन कब तक। एक दिन स्वयं को संयम करने की सारी कोशिश व्यर्थ हो गई और मैंने उस सीमा को तोड़ ही दिया जिसे व्यक्ति विशेष का निजी जीवन कहते हैं। बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, यह घुसपैठ शायद ही किसी को अच्छी लगती होगी, पर मानता कौन है। मैं भी नहीं मानी। रानी, तुमने अपने पति को क्यों छोड़ दिया? आपको किसने बोला? उसे बुरा लगा। उसकी चेहरे पर खिंचती रेखाएं देखकर मैं सकपका गई। वह कल मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। अब समझी, मारी अम्मा आई थी कल, उनके पेट में कुछ नहीं रहता। तुम्हें बुरा लगा? सॉरी। अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की, पर तीर कमान से निकल चुका था। सॉरी की जरूरत को नहीं, वह तो मारे अम्मा के ऊपर खींच आती है। मौका मिला नहीं कि शुरू हो जाती हैं, और कोई बात नहीं उनके पास। कहती है दोबारा ब्याह कर लूं। माँ है तेरी, चिंता तो होती ही है। काहे की चिंता? वह तो भावज के मारे डरती है। जब से आदमी को छोड़ा है, भावज को डर लागे कि माऊं घर का कब्जा न जमा लूं। मूर्ख औरत इतना भी ना समझे कि रानी मर जाए पर बिना मकान के ना जिए। अब आप ही बोलो। माँ, भेड़ तो हूं ना जो किसी भी खूंटे से बन जाऊं। उसकी बातों में वजन था। इसी के साथ बीते दिनों की याद आ गई। रश्मि, तू शादी के लिए हाँ क्यों नहीं करती? तेरी शादी हो तो तेरी बहनों की बारी आए। मम्मी, कितनी बार और कैसे समझाऊं कि मेरा शादी में कोई विश्वास नहीं है। 7 फेरे लो व किसी और को पूरा जीवन सौंप दो। फिर जली कटी सुनो, दिन रात बैल की तरह जुतो। 2 अक्षर क्या पढ़ लिए? तेरा दिमाग खराब हो गया है। 2 अक्षर? अच्छा नहीं, पूरा ज्ञान ले लिया और देख लिया सबको। आरती को देखो, शादी के 2 महीने बाद लौट कर आ गई। उसके पति का पहले से ही कोई अफेयर था, और वह शारदा शादी के 4 महीने बाद ही मर गई। आज तक पता नहीं चला कि उसे क्या हुआ था। बस बंद कर रहे पुराण, पहले भी मैं 50 बार सुन चुकी हूँ। अब तेरी सहेलियों के भाग्य में ऐसा था तो कोई क्या करे। अगर शादी में इतने खोट होते तो सारी दुनिया कुंवारी न बैठी होती। मम्मी, मुझे अभी तो शादी बिल्कुल नहीं करनी। अगले महीने मेरा प्रोबेशन खत्म हो रहा है, फिर सोचेंगे। बात आगे ना बढ़े, इसके लिए एक ही हथियार बचा था। चल ठीक है, आजकल तो सभी को दूध देने वाली गाय चाहिए। वैसे इसमें बुरा भी क्या है? 4 पैसे घर में ज्यादा आए तो बरकत ही होगी। परंतु संभाल ली बात, मेरे मुंह से कुछ निकले उससे पहले ही। पर 1 महीना 4 साल में बदल गया। प्रोबेशन खत्म होते ही बस्सी के डिग्री कॉलेज में मेरा ट्रांसफ़र हो गया। रोज की चिकचिक से दूर। यहाँ पर मैं खुश थी, पर यह खुशी हर शाम अपना रंग खो देती जब मेरे आसपास के सब अपने अपने घरों में अपनों के साथ गुटरगू कर रहे होते। मैं दीवार से पीठ सटाए किताबों से बात करने की कोशिश करती। ओ दीदी, कहाँ खो गई? मेरी तंद्रा भंग हुई। तेरा तलाक तो हुआ नहीं है, फिर वापस क्यों नहीं? शुभ शुभ बोलो दीदी। वैसे मारे यहाँ कोर्ट कचहरी का फेरा नहीं है, जाति पंचायत बैठी और किस्सा खत्म। फिर रिश्ता छूट कर कहीं जुड़ता है, जबरदस्ती जोड़ लो गांठ पड़ जाए। तू तो बड़ी समझदार है, और नहीं तो क्या। समझदारी क्या पढ़े लिखों की जायदाद है? चेहरे पर गर्वीली मुस्कान बिखर गई। आओ दीदी, आप इधर बैठो। आज मैं थाने हमारी राम कथा बतावा।
उसने कुर्सी को खींचकर मेरी ओर किया और खुद जमीन पर बैठ गई। 12 बरस की रही, माँ बाप ने ब्याह दिया, शहर से गांव, फिर सारा जीवन बदल गया। खेत घर सब संभालती, बैल और मुझ में कोई फर्क तो ना कर ले, पर शिकायत ना थी। आदमी कभी कभार दुलारता भी था, सब ठीक था कि एक बार ऐसी खांसी लगी कि छूटी नहीं। काढ़ा पी पी कर गला जुबान सब कड़वा हो गया। धीरे धीरे कंगाल बन गई। मारी सुध किसी ने ना ली। वह तो भला हो उस दीनदयाल का। अरे मारे पड़ोसी बुड्ढा किसी काम से मारे गांव आया था। मारे ऐसी हालत देख शहर जाकर माँ को खबर दी। माँ दौड़ती दौड़ती आई और माँ के उसके साथ जो आई तो वापस ना गई। उसने एक सांस में ही अपनी आपबीती कह दी। वापस क्यों नहीं गई? क्यों? अरे ये कौन सी बात हुई कि जब शरीर काम का था उसने अपने पास रखा और जब काम का ना रहा तो छोड़ दिया। जो हाड़ मांस उसके लिए तोड़ती थी, क्या अपने लिए ना तोड़ सकूं? दीदी आप मारी जगह होती तो क्या करती? इस सवाल के लिए मैं कतई तैयार नहीं थी। मैं अच्छा छोड़ो, शायद पढ़े लिखों में ऐसा ना होता हो, पर दीदी ये तो बोलो आपने अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? इस हमले से मैं तो बिल्कुल घबरा गई, पर कैसे अपना विरोध जताती। सीमाओं को तोड़ने की शुरुआत तो मुझसे ही हुई थी। कोई पसंद नहीं आया। अच्छा तो ये बात है। मेरी बात पर उसने लंबी हुंकार भरी। दीदी ठीक किया आपने। दूसरों की खुशी की खातिर ब्याह मत करना जब तक ढंग का आदमी ना मिल जाए। अरे ये क्या? उसकी बातों में तो चुंबक जड़ गया और मैं खुद को कहाँ रोक पाई। ढंग का आदमी? पर रानी दुनिया में ऐसा कोई सांचा तो बना नहीं जिससे आदमी को नापा जा सके कि वह ढंग का है या बेढंगा। आप हमारी बात नहीं समझी। ढंग का आदमी वह होता है जिसे काम से नहीं चाम से प्यार हो। मतलब कैसे समझाऊं? अब माँ काम कर लूं, देर हो गई तो मिसराड़ी मारे को ठोकेगी। उसकी खीखी मेरी जिज्ञासा का अपमान था, पर वह कैसे समझती? दीदी बहुत सारे सवाल ऐसे होवे हैं जिनके जवाब सिर्फ समय के पास ही होवे। मेरे चेहरे का रंग फीका पड़ गया क्योंकि उसकी परखी नज़रों ने, जिन्हें मैं एक पल पहले ही उलाहना दे रही थी, ने जान लिया मेरे ढंग के आदमी की तलाश के बारे में। उसकी बातों में सच्चाई तो थी ही, जिसे मैं चाहकर भी नकार ना सकी। जीवन की ऊंची नीची पगडंडियों पर चलते हुए, ठोकर खाकर गिरते हुए और फिर संभलकर उठकर चलने से जीवन में जो अनुभव रूपी ज्ञान आता है वह बरसों मोटी मोटी किताबों के नीचे दबे रहने से नहीं आ सकता। उस उठने गिरने की प्रक्रिया में जमीन से लगी जो धूल मिट्टी झाड़ी जाती है वह उन कड़वे अनुभवों का प्रतिरूप है जिसे समय का बहाव उड़ा ले जाता है। रानी से ज़्यादा अब मुझे इंतजार था कि अब उसे उसकी पसंद का साथी मिलेगा। मेरी जिज्ञासा वक्त के साथ ऐसे बढ़ रही थी जैसे अमावस्या के बाद चांद स्वयं की सारी पूंजी अब मैंने एकत्रित कर ली थी। मैं दोबारा घुसपैठ करने की गलती दोहराना नहीं चाहती थी, पर रानी के घर में घुसते ही मेरी आंखें एक्सरे मशीन की तरह काम करने लगती, जो उसके भीतर बाहर का सब कुछ पढ़ लेना चाहती थी। कोई मिला ढंग का? वाक्य गले में ही अटक जाते। महीनों बीत गए और मेरी आस भी टूटने लगी कि एक दिन दीदी आपको। हाँ बोल। अपनी व्याकुलता को छुपाते हुए तुरंत तराजू लेकर बैठ गई। दीदी मारे को थोड़ा पैसा उधार चाहिए। धत तेरे की। खोदा पहाड़ और मन में खटास सी उभरी। तराजू का क्या करूं? दीदी आप पूछोगी नहीं, महीने के बीच में मारे को कौन सी बता। खींच छुपाना मुश्किल था। मारे को कुछ खरीदारी करनी है। 10 दिन बाद मारी शादी है। क्या बात कर रही है? दूर जाते जाते जैसे बाजी जीत ली हो और तुरंत ही तराजू हाथ में ले लिया। एक पड़ला खाली। बिल्कुल खाली क्यों? उसमें रानी के ढंग के आदमी का खाका जो रखना था और दूसरे पड़ले में मैन फ्रॉम मार्स एंड वीमन फ्रॉम वीनस से लेकर वे सारी किताबें जिनमें आदमी को परखने के लिए कुछ सांचे रखे गए थे। दीदी वह मिल तो 4 महीने पहले ही गया था, पर राजी ना हो रहा था। पहला वाक्य ही ऐसा कि रानी का पल्ला जमीन में धंस गया। इसमें नया क्या है? कभी सुना है कि औरत राजी ना हुई हो?
इनकार या इकरार करने के सारे अधिकार तो आदमी जन्म के साथ ही लेकर आता है, और औरत नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। मैं हूँ ना, मैं कब तैयार हुई और तुरंत अपनी पीठ थपथपाई। क्यों, तू उसे पसंद नहीं थी? पसंद तो तब होती जब वह मारे को नजर भर देखता। मारे उर्वशी का हर रूप धरो, पर मजाल है कि जरा सा टक से मस हुआ हो। बह तो क्या, उसकी बात तो तुरंत ऐसा पकड़ा कि कहीं बीच में छूट ना जाए। वह तो उसके बच्चों को जब कलेजे से लगा लिया तब जाकर, और ये क्या, तराजू का पड़ला तो चटक गया। बच्चे हैं उसके, और नहीं तो क्या, 2 लड़कियां हैं। उसने उंगलियों को ऐसे उठाया जैसे विक्ट्री मार्क बना रही हो। दीदी, जब उसने हाँ कर दी तो मारे लगा जैसे जिंदगी की लड़ाई जीत ली हो। बेवकूफ औरत, मैं तो सोच रही थी कि समझदार है, पर ये तो। रानी का चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे गड़ा हुआ खजाना मिल गया हो। अनपढ़ है तभी तो। पता है दीदी, कहता था बच्चों की खातिर दोबारा शादी नहीं करेगा। क्या पता सौतेली माँ कैसे रखे। मेरी उथल पुथल से अनभिज्ञ वह बोली जा रही थी। मारे तो जमाने की रीत समझ में ना आवे। माँ तो माँ होती है, सौतेली हो या सगी। वो तो दुनिया वाले जहर भर दे। पड़ला थोड़ा सा ऊपर आया। सच ही तो है, माँ तो माँ होती है, सौतेली हो या सगी। 9 महीने कोख में रखने से ही कोई औरत माँ नहीं बनती। पल पल अपने प्यार से सींचना, झुलसती धूप में छांव देना, और थक जाने पर गोदी में बच्चे का सिर रख उसको थपकियां देना, ये तो एक तपस्या है जिसे करने वाली ही तो माँ कहलाती है। ओ दीदी, माँ ठीक कह रही हूँ ना? यशोदा ने कान्हा को कहाँ जन्म दिया था, पर कहलाती तो उसकी माँ ही। पड़ला थोड़ा और ऊपर हो गया। दीदी, सोने का आदमी है, सोने का मतलब पैसा वाला। धत, आप हमारी बात नहीं समझी। व्यवहार से, गुड़ से सोने का है। 2 साल पहले उसकी घरवाली को लकवा मार गया, सारा बदन बेकार हो गया। जीती जागती लाश की सेवा करता रहा। माँ बाप भी परेशान हो जाएं, पर बहना हुआ। टट्टी पेशाब सब खुद करवाता। बोलो कोई करेगा इस कलयुग में? कलयुग छोड़ो, सतयुग और त्रेता में भी कोई मर्द ने न किया होगा। 8 महीने हो गए खत्म हुए उसकी घरवाली को। आगे मैं और कुछ सुन नहीं पाई। उसका पड़ला अचानक इतना भारी हो गया कि मैं तराजू को संभाल नहीं पाई। उसके चेहरे की विजयी मुस्कान मेरे दूसरे पड़ले को अंगूठा दिखा रही थी। यह कहानी आपको कैसी लगी, और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।